तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद भूमिका। और इस बार बहुत ज्यादा लेट हो गया ये नेक्स्ट वीडियो आने में। और आइसोमेरिज्म के बारे में देखो, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, जल्दी जल्दी से क्विकली बात कर लेते हैं। हम लोगों ने बात कर ली थी आइसोमेरिज्म क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। उसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चरल के बारे में बात कर लिया था। साथ में देखो, ये जो स्टीरियो वाला पार्ट है, इस स्टीरियो वाले पार्ट में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच गए थे। कॉन्फ़िगरेशनल में ज्योमेट्रिकल हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, उसके क्वेश्चन किए थे। अब जो आज हमको करना है वो ऑप्टिकल करना है, और एक आखिरी बचेगा आपका कंफर्मेशनल। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा आपका किसी भी एग्जाम में, चाहे कोई सा भी वो एग्जाम हो, उससे ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि हम लोग बिल्कुल डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं। और जो आपका ऑप्टिकल और कंफर्मेशनल है, ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें जो आपका आरएस आ जाता है, मीजो आ जाता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। प्लस मैं आपको इसमें सिखाऊंगी कि किस किस टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है और किस तरीके से उन्हें पहचानना है। बहुत इजी वे में हम लोग पढ़ेंगे, और मैं श्योर हूँ इस चीज के लिए कि जब आप पूरा वीडियो स्टार्टिंग से देखोगे तो 100% आपको आइसोमेरिज्म आ जाएगा, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले यहाँ आ जाओ कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ये क्या होती है, इसे कैसे पहचाना जाता है। देखो, अब हम अगर बात करें कि जो नॉर्मल सनलाइट है या बल्ब से आने वाली जो लाइट है, इस टाइप की लाइट को हम लोग कहते हैं व्हाइट लाइट। ऐसा इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस टाइप की लाइट में सारे कलर्स होते हैं। कौन कौन से कलर्स आपको पता होंगे, रेनबो में आप लोगों ने देखे हैं। और हर कलर की अलग एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। तो ऐसे में जब आप किसी कंपाउंड की अगर स्टडी करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर एक लाइट अपने अलग वेवलेंथ से मूव करेगी। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि ये जो लाइट सोर्स जो आपने यहाँ पर लिया है, इस ऑर्डिनरी लाइट को देखो, यहाँ पर ये अलग अलग जो हमने डायरेक्शन शो करी है, मतलब अलग अलग साइड जो लाइट मूव कर रही है, उसको हम लोग निकोल प्रिज्म से होकर गुजारते हैं। अब ये निकोल प्रिज्म बेसिकली कुछ खास नहीं होता, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का एक कंपाउंड है जिसे कैल्साइट बोला जाता है। इससे होकर जब हम ये डिफरेंट वाली यानी कि जो व्हाइट लाइट है इसको गुजारा जाता है, तो ये जो लाइट है ये कुछ इस तरीके से हो जाती है कि सबकी डायरेक्शन एक ही साइड हो जाती है। ठीक है, इस टाइम जो जो निकोल प्रिज्म है इसको हम बोलते हैं पोलैरीमीटर। बेसिकली पोलैरीमीटर में क्या करते हैं कि अपना प्रिज्म रख दिया जाता है, साथ में अपना सैंपल कंपाउंड रख दिया जाता है। तो वो सैंपल कंपाउंड जिस पर आपको स्टडी करनी है, उससे होकर हम ये जो प्लेन वाली एक ही सिंगल प्लेन की जो लाइट है इसको गुजारा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और निकोल प्रिज्म रखा जाता है जिसको बोला जाता है एनालाइजर। ये एनालाइजर क्या करता है कि जो अल्फा जो जो भी लाइट ने जितना भी साइड मूव किया है, वो मूव करा हुआ हम अपनी आंखों से नोटिस कर सकते हैं। तो अगर यहीं पर हमारा जो सैंपल है, ये अगर राइट साइड मूव किया होगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसने लाइट को मूव किया होगा, तो हम इस टाइप के कंपाउंड्स को कहते हैं, एक मिनट, हम इस टाइप के कंपाउंड्स को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, ताकि कोई एक भी पॉइंट आपका छूट ना जाए। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अगर यही कंपाउंड हमारा एंटी साइड मूव किया होता, एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट साइड, तो हम इसको क्या बोल देते हैं यहाँ से, लीवो रोटेटरी कंपाउंड। इस लीवो रोटेटरी कंपाउंड को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कई जगह बुक्स में आपको प्लस और माइनस से मिलेगा। प्लस मतलब आपका राइट साइड रोटेशन हो रहा है, माइनस मतलब लेफ्ट साइड रोटेशन हो रहा है। और अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें दो टाइप के सैंपल प्रेजेंट हैं, और अगर उसमें से एक सैंपल डेक्स्ट्रो में कर रहा है, एक सैंपल लीवो में कर रहा है, और कंपाउंड लगभग सेम टाइप के थे, ठीक है, मेजोरिटी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, माइनर आप कंसीडर कर सकते हो। तो जब वो दोनों कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट रोटेशन रख रहे थे, तो ऐसे में क्या होगा कि दोनों एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल कर देंगे, और जो कंपाउंड आपको मिलेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा। लेकिन अगर कंपाउंड में आपको प्योर 100% कंपाउंड एक ही साइड मूव कर रहा है, चाहे वो डेक्स्ट्रो है चाहे वो लीवो है, तो उस टाइप के कंपाउंड को आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीजें जाननी चाहिए कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो एक आपने सीख लिया कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी पीपीएल को या तो डेक्स्ट्रो घुमाए या लीवो घुमाए। अब दूसरे पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, छोड़ना मत, बीच में जाना मत, सोना मत। ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर ये सपोज हमने ए बनाया, ठीक है, अब इस ए को अगर मैं किसी इमेजिनरी लाइन से, एक मिनट, अगर इस इमेजिनरी लाइन से हम इसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट का मतलब हमें काटना है बीच में से, ठीक है,
इस ए को अगर हम यहाँ से इस तरीके से काट रहे हैं तो हमको दोनों साइड बिल्कुल इक्वल हाफ मिल रहे हैं। अब जब आपको एकदम सेम इक्वल हाफ मिल गए इसका मतलब क्या है कि आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई। लेकिन अगर किसी में यहाँ आपको ये बी दे दिया होता, ठीक है, बी फॉर भूमिका, चलो अगर ये आपको बी दे दिया होता और आपको बोला जाता कि जरा अब इसे कट करके बताओ, तो क्या आपको दोनों साइड इक्वल हाफ मिलते? दोनों साइड इक्वल हाफ नहीं मिल रहे। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो बेसिकली इनमें से कौन सा कंपाउंड फिर ऑप्टिकली एक्टिव होगा? वो कंपाउंड जिसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, वो कंपाउंड आपका हो जाएगा कायरल। और जिस कंपाउंड में आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है उसको हम बोलते हैं अकायरल कंपाउंड। ठीक है। अब इसी के एक और चीज आ जाओ कि अगर हम अपने दोनों हैंड्स को लेकर बात कर रहे हैं और इन दोनों हैंड्स को अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे बीच में मिरर लगा दिया हो और मिरर लगाने पर ये ऐसा हाथ जो है हमारा उल्टा हो गया हो ये वाला। लेकिन अगर इसी हाथ को उठाकर हम इधर लाते हैं और अब यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से मतलब कट किया जाए तो ये थंब हमारे दोनों अलग अलग आएंगे, अलग अलग पोजीशन पर आएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पर हमारा मिरर इमेज नहीं है, सॉरी मिरर इमेज है लेकिन मिरर लगाने पर क्या हो रहा है कि उल्टा हमको मिल रहा है। तो इस टाइप को हम कहते हैं कि ये हमारे एनेंशियोमर्स हैं। थोड़ा सा बात करते हैं एनेंशियोमर जो है ना, ये इतना जरूरी टॉपिक है कि आपका इतने क्वेश्चन बनेंगे इस एनेंशियोमर पर और इतने ज्यादा पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा एनेंशियोमर है या बताओ इसका एनेंशियोमर क्या होगा, इनमें से ऑप्शन में से पहचानो, जरूर मांगेगा। ठीक है, छोड़ना मत। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं किस तरीके से मैंने आपको बोला। जैसे अगर इस प्लेन ऑफ सिमेट्री की मैं बात करूं, आपको सपोज मैंने एक ये कंपाउंड दे दिया कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हमने आपको दे दिया CH3, ये हमने आपको दे दिया OH, ये दे दिया H और ये दे दिया हमने आपको COOH। ठीक है। अब इस कंपाउंड पे का जरा प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजार के देखना। तो जब आप यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजारोगे तो आपको कहीं से भी इक्वल हाफ पहले तो नहीं मिलेगा। ठीक है। एक तरफ आपको कुछ कंपाउंड मिलेगा, एक तरफ कुछ मिलेगा। यहाँ से गुजारो प्लेन ऑफ सिमेट्री, वही सेम कंडीशन, आपको ऊपर कुछ नीचे कुछ मिल गया, नहीं मिला। लेकिन अगर आप यहीं पर इसका मिरर इमेज लगाते हो तो मिरर इमेज लगाने पर आप क्या करोगे, इसका जस्ट उल्टा करोगे। अब उल्टा किस तरीके से होगा कि ये जो CH3 है ये तो यहीं का यहीं रहा, ये जो COOH है ये भी यहाँ का यहाँ रहा, लेकिन जो H और OH है वो आपके उलट कर इस तरीके से आ जाएंगे कि OH आ जाएगा यहाँ, H आ जाएगा यहाँ। तो इस टाइप के कंपाउंड जो मिरर इमेज के बाद आपको ऑपोजिट ओरिएंटेशन में मिलते हैं इनको हम कहते हैं एनेंशियोमर्स। और इस टाइप की इमेजेस को हम लोग बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस है ये, मतलब एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं कर रही, सुपर इम्पोज नहीं कर रही। ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिली, ऑप्टिकली एक्टिव मिल जाएगी तो वो आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं कायरलिटी। कायरलिटी बेसिकली क्या होता है कि जो आपका कार्बन है उस पर कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है। ये जो 4 बॉन्ड्स बनाता है इन 4 बॉन्ड्स पर आपके चारों ग्रुप जो हैं ये अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए एक भी। ठीक है। अब आ जाओ जरा, अब मुझे बताना ये आपका सेम हुआ या अलग हुआ। ठीक है। H और Cl। ठीक है। अब इस कार्बन को देखें जरा हम, एक तरफ आ गया हमारा CH3, एक तरफ आ गया H, एक तरफ आ गया OH, एक तरफ आ गया Cl। चारों ग्रुप अलग अलग है तो इसका मतलब ये जो कार्बन है ये हमारा यहाँ पे कैसा हो जाएगा? कायरल। अब इसी के दूसरे एग्जाम्पल पे आना। अब इसी पर आ जाओ। अब देखो यहाँ पर क्या किया है, एक तरफ दे दिया आपको हाइड्रोजन, एक तरफ ब्रोमीन, एक तरफ क्लोरीन, और ये जो डी है ये हमारा क्या है? ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप। तो क्या ये कंपाउंड हमारा कायरल कहा जाएगा? है तो ये हाइड्रोजन का ही एक पार्ट। यस, ये कंपाउंड भी हमारा कायरल कहा जाएगा। भले ही वो हाइड्रोजन का है लेकिन उसका एटॉमिक मास अपना डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर अगर किसी के बदल जाए, एटॉमिक मास अगर किसी के चेंज हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड्स को भी हम क्या कह देते हैं? कायरल कह देते हैं। तो यहाँ पर भी हम ये स्टार मार्क कर सकते हैं, ये भी हमारा कायरल कंपाउंड है। अब हमने 3 चीजें पढ़ ली। जो पीपीएल को रोटेट करेगा वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी मतलब जो डिसिमेट्रिक कंपाउंड है वो भी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। प्लस जो कायरलिटी शो कर रहा है, जिस कार्बन पर चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं, वो भी हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। अब नेक्स्ट पर चलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब देखो ये तो हमने बात करी थी अब तक ओपन चेन वाले कंपाउंड्स की।
अब हम बात करते हैं यहाँ से क्लोज्ड चेन वाले कंपाउंड्स की। तो मिनिमम अगर मुझे छोटी से छोटी भी चेन चाहिए तो कितने कार्बन की चेन बनेगी? 3 कार्बन की, है ना? तो चलो यहाँ पर ये 3 कार्बन की हमने बना ली एक चेन, ठीक है। अब इस 3 कार्बन की चेन से चलो कुछ ग्रुप जोड़ लेते हैं। सपोज यहाँ जोड़ दिया H, इधर जोड़ दिया OH, यहाँ पर भी OH और ये H। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री नाम क्या बता रहा है कि मतलब वो सेंटर से होके गुजरनी है। तो चलो सेंटर से होके गुजार के देखते हैं। ये इसके सेंटर की मैंने यहाँ बात कर ली, ये इसका सेंटर है। अब अगर इसको हम बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से बाइसेक्ट किया तो इधर भी आपको OH मिला, इधर भी OH मिला, ठीक है, सेम हो गया। अब यहाँ पर आ जाए, इधर H मिला, इधर भी H मिला, बिल्कुल सही है, यहाँ भी सेंटर ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है। अब ऊपर चलो, ऊपर शो किया यहाँ कार्बन पर, नीचे शो किया, नीचे तो कोई कार्बन ही नहीं है। तो ऐसे में ये आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब COS जो है वो शो नहीं कर रहा। और जो कंपाउंड COS शो नहीं करेंगे वही आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हो जाएंगे। अब आप थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन क्लियर करते हैं कि कौन से फिर शो करेंगे। चलो इवन मेंबर रिंग पर आ गए हम लोग, 4 मेंबर्ड रिंग। यहाँ हमने ले लिया Me, यहाँ हमने ले लिया H, फिर से हम यहाँ कर देते हैं H और एक ये ले लिया हमने Me, ठीक है। अब इसको जरा यहाँ पर COS गुजार के देखते हैं। चलो वापस से हमारी ये हमारी आ गई यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब इस सेंटर ऑफ सिमेट्री में हम यहाँ से गुजरते हैं, जरा ऊपर से जब गुजर के देखो यहाँ पर क्या मिला आपको, वही सेम, एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे, दोनों पर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये क्रॉस में जरा यहाँ से जाके देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री में, एक मिथाइल नीचे एक मिथाइल ऊपर, यहाँ से जाके देखो जरा, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, तो यहाँ आपको COS मिल गई। तो ऐसे में जब आपको COS मिलेगी तो वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड नहीं रहेगा। तो बेसिकली जितनी भी आपकी इवन मेंबर्ड रिंग्स आएंगी उनमें सब में COS होगी। कंडीशन ये है कि हो सकता है वहां पर कोई डिफरेंट ग्रुप लगा दे, अगर डिफरेंट ग्रुप लगा दे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो COS है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इजी वे में पहचानने की कोशिश करना, इतना टाइम मत लगाना बिल्कुल COS गुजारने में, एक एक को करने में, देखने की कोशिश करना, ये प्रैक्टिस से आएगा, जितने क्वेश्चन करोगे तभी आएगा। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि कौन से कंपाउंड आपके ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। तो उनमें से एक होगा जो आपका कायरल मॉलिक्यूल होगा, हमने बात कर लिया, 4 डिफरेंट ग्रुप शो करेगा। दूसरा जो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री POS को शो नहीं करेगा वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जो आपका COS शो नहीं करेगा वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है। जो आपका रोटेट करवाए PPL को या तो राइट में या लेफ्ट में वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है। प्लस एक और यहाँ पर पॉइंट ऐड हुआ कि जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा जिसमें डबल बॉन्ड होंगे वो भी आपका, डबल बॉन्ड के साथ जो सिस और ट्रांस हम लोग जो देखते हैं वहां पर जब आप COS गुजारोगे तो वो भी आपका वहां पर इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हुआ तो वो भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका काम शुरू हो गया कि जो एनेंशियोमर्स आपने पढ़े थे, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस होती हैं, उनको आप किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ हम आ जाते हैं न्यूमैन पर, ठीक है। एक स्ट्रक्चर में दे देती हूँ आपको, CH3CH, यहाँ आ गया OH और ये आ गया हमारा COH। इसको सपोज हमको क्या करना है, आपका न्यूमैन की फॉर्म में अरेंज करना है। तो न्यूमैन ने बेसिकली क्या बोला कि ये जो कार्बन है, जो आपका कायरल कार्बन है, इसको आप एक सर्कल की तरह मानना, ठीक है। और जो आपका कार्बन का जो ज्योमेट्री होती है वही ज्योमेट्री को आप इसमें शो कर देना। तो कार्बन की ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो वही बस हमको क्या करना है कि टेट्राहेड्रल फॉर्म में इसको यहाँ अरेंज कर देना है। तो एक तरफ हमने यहाँ लगा दिया H, एक तरफ हमने लगा दिया CH3, ये आ गया हमारा OH और ये आ गया हमारा COH, और यही हो गया हमारा न्यूमैन का आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब यहीं पर देखो, क्योंकि हमसे बात की जा रही है कि ये होते हैं हमारे एनेंशियोमर्स, तो अगर आपको इसका दूसरा एनेंशियोमेरिक फॉर्म शो करना होता तो आप किस तरीके से करते, तो यहीं पर बस इसका उल्टा आप बना के दिखाते। कैसे कि ये जो है आपका H, ये यहीं का यहीं आ जाता, बस ये जो आपका टेट्राहेड्रल पहले उस साइड जा रहा था अब वो घूम के इस तरफ आ जाता, यही हो जाता है मिरर इमेज। तो COH आपका यहीं का यहीं आ गया, ये रहा, OH आपका आ गया ये, और ये हो गया आपका यहाँ पर CH3। तो ये आपने यहाँ पर बना लिया न्यूमैन का प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। तुमको इनमें से बस या तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि 4 डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट दे दिएगा, उनमें पूछेगा बताओ इनमें से न्यूमैन कौन सा है, या फिर आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर बोलेगा कि न्यूमैन के अकॉर्डिंग इसका दूसरा एनेंशियोमर बना के दिखाओ। तो बस आपको यही घुमा के देखना है, ठीक है। दूसरे पर आ जाओ, वेज एंड डैश फॉर्मूला।
यही फॉर्मूला देखो थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, मैं मान सकती हूँ, क्योंकि इसका मिरर इमेज बनाना कुछ कुछ कंफ्यूजिंग सा होता है, वो आज हम क्लियर कर लेंगे। अब देखो वेज एंड डैश में इन्होंने क्या इमेजिन किया, इन्होंने कुछ इस तरीके से माना कि ये हमारा एक पेपर है, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है कार्बन का। तो जो ऊपर की तरफ आता है, जो एटम आपका ऊपर जुड़ा होगा उसको हम डार्क लाइन से शो करेंगे, जो उसके पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक है, इस पेपर के पीछे की तरफ, उसको हम डैश वाली लाइन से शो करेंगे। जो आपके पेपर के प्लेन में जा रहे हैं वो हम स्मूथ लाइन से शो करेंगे। वापस से वही पहले वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3, इस कार्बन पर एक जुड़ा है H, एक जुड़ा हुआ है OH, एक जुड़ा हुआ है CH, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर बनाया कार्बन। अब सपोज ये जो मैं आपको बोल रही थी कि जो डार्क वाली लाइन है, ठीक है, ये डार्क वाली लाइन क्या शो कर रही है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, या हम बोल दें कि हमारी तरफ आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो आगे की तरफ सपोज हमने यहाँ बोला कि चलो ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो ये बड़ा ग्रुप है ये ऊपर की तरफ या आगे की तरफ है, ठीक है। इसके पीछे की तरफ जाना है, ठीक है। तो बिल्कुल उसे हम इस तरीके से बनाते हैं, डॉटेड लाइन, ठीक है, ये हो गया हमारा डॉटेड लाइन। सपोज हमने बोला यहाँ पर आ रहा है हमारा CH3, अब बस हमें दो बनानी है यहाँ पर। बचे हमारे ग्रुप्स अब यहाँ पे क्या, H और OH, तो हमने यहाँ बना दिया ये H और ये आ गया हमारे यहाँ पे OH, ठीक है। वही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, दो एक तरफ हो गए, एक एक तरफ हो गए, एक ऊपर एक नीचे, और ये जो हमारे प्लेन ऑफ द पेपर। अब देखो, अब यहाँ पर जो होता है इसका सबसे जरूरी काम, कि अगर आपको बोला जाए इसका मिरर इमेज बनाने को, तब क्या करोगे। जो आपका इमेज है ना उसे ऐसे का ऐसा बनाना, सबसे पहले तो ये बिल्कुल इस तरीके से बनाना, यहाँ बनाना वही डॉटेड जो आपने बनाया था, ये बनाना ये इस तरीके से डैश वाला, ठीक है। अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पर जो प्लेन ऑफ द पेपर थे वो तो कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है, वो तो आपके ऐसे कैसे रहेंगे। तो प्लेन ऑफ द पेपर पर आपका एक तो था H, एक था आपका OH, ऐसे का ऐसा हो गया। अब चेंज कौन करेगा, जो ऊपर वाला था वो पहुंच जाएगा नीचे, जो नीचे वाला था वो आ जाएगा आपका ऊपर। तो पहले नीचे कौन था, CH3, अब ये CH3 आपका ऊपर आ गया, और जो पहले ऊपर था वो हो जाएगा आपका नीचे। इसकी मिरर इमेज में बस यही करना है, बच्चे क्या करते हैं उल्टा घुमा के रखाते हैं कि इसी को उल्टा घुमा दिया हो गया वेज एंड डैश फॉर्मूला। इसमें आपको क्या करना है, मिरर इमेज बनाओगे, बस जो ऊपर नीचे वाले थे स्मूथ और डॉटेड लाइन, जो डैश लाइन है, बस उनकी वो जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज करनी है, बाकी आपका एज इट इज रहेगा, और ये दोनों हो जाते हैं आपके यहाँ से एनएंशियोमर्स, ठीक है। याद रहना चाहिए, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है इसकी। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये भी हमारा इजी है, इसमें भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो इसमें क्या करते हैं, ये तो बल्कि मैं कहूंगी बहुत ही ज्यादा इजी है। ये आपका वही वाला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, CH3 CH OH COOH। ये इजी तो है लेकिन सारा काम अब यहीं से शुरू होगा, जो असली वाली खिचड़ी शुरू होगी ना RS की, वो यहीं से शुरू होगी। तो आपने क्या करा, ये जो कायरल कार्बन था ना, इसको ये यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और उसके बाद इसके जो चारों ग्रुप हैं वो आप इस तरीके से लगा दोगे, CH3, और ये आ गया आपका यहाँ पर COOH। अभी हमने कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं दिया, बस अपने मन से कुछ भी अरेंज किया है, ठीक है। अब यहीं पर अगर आपको बोला जाए कि बेटा इसका मिरर इमेज बना के दिखाना, तो कितना आसान है, देखो क्या करोगे। वही सेम आपने प्लस बनाया, ठीक है। जो यहाँ थे, जो ऐसे वाला जो प्लस बन रहा था वो घूम के यूं हो गया है बस, ठीक है। ये जो ऐसे बन रहा था वो घूम के अब यूं, तो ये वाले जो थे वो तो यहीं के यहीं रहेंगे ना, उनका तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं। तो H और CH3 तो आपके यहीं के यहीं हो गए। घूमा कौन सा है, बस ये दोनों ग्रुप घूमे हैं, ठीक है। तो जो ऐसे था वो पलट के अब ऐसे हो गया है। तो आपका COOH तो चला जाएगा यहाँ पर, और जो OH है वो आ जाएगा यहाँ पर। तो फिशर प्रोजेक्शन बनाना भी कोई बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल मत सोचो, आराम है। बल्कि बस वो प्लस को घुमा के यूं कर देना, बन गया आपका फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। चलो अगले पर आ जाओ। यहाँ से जो मैं बोल रही हूँ कि आपका मेन काम शुरू होगा, RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये हमारा फिशर से स्टार्ट होगा। इसमें कुछ चीजें याद रखना, कि जब भी मैं सीधे बताती आती हूँ समझाती जाती हूँ, एक कार्बन पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, सपोज हमने आपको दे दिया हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आप यहाँ पर जब भी नंबरिंग शुरू करेंगे
तो जो हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है जिसका एटॉमिक नंबर हाई है उसको आप नंबर 1 या हाई प्रायोरिटी देंगे। फॉर एग्जाम्पल इन सब में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है आयोडीन का, तो हम इसको प्रायोरिटी दे देंगे। उसके बाद है हमारा ब्रोमीन, उसके बाद है हमारा क्लोरीन और उसके बाद है सॉरी हाइड्रोजन। तो ये प्रायोरिटी जो है नंबर इस तरीके से जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरे पर आ जाओ। अगर आपका ग्रुप कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ClOH और सपोज यहाँ पर हमको दे दिया एक और क्या जोड़ दें हम, हाइड्रोजन ही ले लें वापस। अब यहाँ पर किस तरीके से आप करोगे, वापस से वही सेम कंडीशन कि अगर आपका जो एटम है या ग्रुप लगा हुआ है तो आपको पहला पहला एटम का एटॉमिक नंबर कंपेयर करना है। क्लोरीन आपका 17 हाई प्रायोरिटी ग्रुप, सबसे आगे हमने क्लोरीन रख दिया। उसके बाद आपका यहाँ पे इन सब में ऑक्सीजन 8 नंबर, तो ऑक्सीजन पहले आएगा। फिर कार्बन आपका 6 नंबर, कार्बन बाद में, और सबसे आखिर में आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 इस तरीके से आप नंबरिंग करोगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर आपका जो फोर्थ वाला नंबर है वो आपका वर्टिकल लाइन पर आता है तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है आप वैसा का वैसा रहने दोगे, आर है तो आर, एस है तो एस, एज इट इज रहने दोगे। लेकिन अगर यही 4 आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाए तो आपको क्या करना है, इसका ऑपोजिट करना है। अगर आर होगा तो आप लिखेंगे एस, एस होगा तो आप लिखेंगे आर। ठीक है, अब ये सब क्या हुआ, थोड़ा इसके बारे में आराम से बात करते हैं। थोड़ा मैं इरेज कर लूं, पहले वाले कंसेप्ट पर ही आ जाते हैं। ठीक है, यही फिशर प्रोजेक्शन पर देखो, आर और एस हम किसी में भी देख सकते हैं, लेकिन बच्चों को जो है वो फिशर प्रोजेक्शन से समझना थोड़ा ज्यादा इजी लगता है, तो हम वही वाला लेके चलते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। ठीक है, अभी पहला वाला जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसी पर चलते हैं। अब देखो यहीं आ जाओ, इसमें सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी हमने किसको बोला था, ब्रोमीन को। सेकेंड सॉरी आयोडीन को, सेकेंड नंबर हम यहाँ पे देंगे ब्रोमीन, थर्ड हम देंगे हमारे क्लोरीन को, फोर्थ हम देंगे हाइड्रोजन को। ठीक है, अब वापस से अपने पॉइंट्स आ जाओ कि हमको जो है यहाँ पर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 घूमना है, और जो घूमना है वो शॉर्टेस्ट वे घूमना है, सबसे छोटा वे। तो अगर ये ही जो मूवमेंट है ये हमारा राइट साइड हो गया तो ये हमारा आर फॉर रेक्टी मीन्स राइट हो जाएगा, और एस फॉर होता है हमारा लेफ्ट। तो हमें इस तरीके से देखना है कि ये जो मूवमेंट है ये किस तरीके से जा रहा है, ये हमारा आर है राइट साइड और एस से हमारा यहाँ पे लेफ्ट है। ठीक है, अब देखते हैं। अब एक तो हमारा रास्ता ये हो सकता है कि हम जाएं 1 से 2, 2 से हम यहाँ पे घूमे 3 और 3 से फिर हम वापस से घूम के जाएं 4। ठीक है, हमारे दो हमारे पास रास्ते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 1 2 3 और ये 4। तो एक रास्ता तो ये है कि हम यहाँ से घूमे 1 2, 2 से हम जाएंगे 3, 3 से फिर हम जाएंगे 4। एक रास्ता हमारे पास क्या हो सकता है, जरा वापस से इसको मेंशन करते हैं, 1 2 3 और ये 4, कि हम यहाँ पर इस तरीके से घूम के जाएं कि पहले हम आए 1 से 2 पर, फिर 2 से वापस घूमे 3 पर, फिर 3 से हम घूमे 4 पर। कौन सा रास्ता आपको सबसे ज्यादा लंबा लग रहा है, ऑब्वियसली ये वाला, कि 1 से 2 तक जाने के लिए कितना घूमना पड़ा, 3 4 सबको छोड़कर 2 पे आना पड़ा, बहुत लंबा पड़ा। तो हमारा ये रास्ता ज्यादा इजी रहा कि पहले हम 1 से 2 पे पहुंच गए बिल्कुल पास में, 2 से फिर हम घूम के 3 पे गए, 3 से फिर हम घूम के 4 पे आए। तो हमारा हम किस तरफ से घूमे हैं, हम घूमे हैं राइट साइड, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें एक चीज देखो, जो हमने नेक्स्ट सबसे थर्ड पॉइंट की बात की थी कि अगर फोर्थ वाला हमारा वर्टिकल पोजीशन पर है तो हम उसे एज इट इज छोड़ देंगे, आर है तो आर ही मान लेंगे। अब इसी के उल्टा आ जाओ कि अगर यही आर जो है, ठीक है, यही इसी को कर दें हम, कि अगर यही हमारा कुछ इस तरीके से हो जाता कि चलो ये हो गया हमारा आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, अब जरा इनकी नंबरिंग हम इस तरीके से करके देख लें। ठीक है, आयोडीन को हमने प्रेफरेंस दिया 1, उसके बाद था हमारा ब्रोमीन 2, उसके बाद था हमारा 3, उसके बाद था ये हमारा 4। अब हमने फोर्थ किस पर लिया है, हॉरिजॉन्टल साइड पर, और हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल होगा तो हम स्विच करेंगे या ऑपोजिट करेंगे पोजीशन। पहले तो देख तो लें कि किस पे जा रहा है। अब हम यहाँ से जाएं 1 से 2 पर या यहाँ से जाएं, दोनों तरफ से बराबर आ रहा है, लेकिन 2 से 3 किधर पास आ रहा है हमको वो देखना है। तो अगर हम यहाँ से जाएंगे 1 से 2 तो 2 से 3 जो है वो हमको बिल्कुल पास में पड़ जाएगा, तो ये पोजीशन हमारे लिए करेक्ट है। तो ये होना क्या चाहिए था, एस, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, इस चीज को बहुत बहुत ध्यान रखना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना बेटा, बहुत जरूरी चीज है, भूल गए ना तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा नंबर जा सकता है। इसके एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। चलो एक और यहाँ पर हम बना लेते हैं कि सपोज यहाँ हमने ले लिया NH2
और यहाँ हमने ले लिया COOH, ये हमने ले लिया H, ये हमने ले लिया CH3। एक बच्चे ने मुझसे बोला था, जब मैं उसको नंबरिंग करने को बोला, तो उसने बोला कि मैम COOH तो सबसे बड़ा ग्रुप है, इसको मैं नंबर 1 देता हूँ। उसके बाद NH2 छोटा ग्रुप लग रहा है थोड़ा, उसके बाद CH3 और सबसे आखिर में फोर्थ हाइड्रोजन को। ठीक है, ये गलती बिल्कुल मत कर देना, वरना वही पिटाई खाओगे, क्योंकि ये तो करना ही नहीं है। क्या करना है हमको? एटॉमिक नंबर, वो भी फर्स्ट एटम का। ठीक है, तो फर्स्ट एटम यहाँ है हमारा नाइट्रोजन, ये हमारा कार्बन, ये हमारा COH, ये हमारा H। अब कैसे करोगे नंबरिंग? अब तो दो दो कार्बन मिल गए। चलो शुरू करते हैं, जरा कलर चेंज कर दूं पेन का। चलो, सबसे ज्यादा इन सब में एटॉमिक नंबर किसका है? नाइट्रोजन 7, कार्बन 6, दूसरा कार्बन भी 6, हाइड्रोजन 1। तो हमने 7 वाले को ये प्रेफरेंस दे दी 1 की। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, हमें देखना है कि कितने बॉन्ड्स यहाँ से जुड़े हुए हैं। इसके बाद COOH। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये हमारा बड़े ग्रुप में कंसीडर होगा, कार्बन तो है ही साथ में, लेकिन बाद वाला जो एटम है वो ऑक्सीजन है, तो सेकेंड हमने इसको बोला, थर्ड हमने इसको नंबर दिया, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, और फोर्थ हमने दिया इसको। ठीक है, अब जरा घूम के देखो किधर से घूमोगे। अगर हम इधर से घूमते हैं 1 से लेके 2, तो 1 से 2 आने में, फिर 3 तक जाने में बहुत समय ज्यादा लग जाएगा स्पेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम घूमेंगे ऐसे कि 1 से गए हम 2, और 2 से बिल्कुल पास में पड़ा 3, और 3 से फिर हो जाएगा 4। ठीक है, 4 तक मत देखा करो, बस 1 2 3 देखो कि वो कहाँ पास पड़ जाए, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से क्या हो जाएगा, एस। लेकिन अब हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि हमें फोर्थ नंबर वाला दिमाग में रखना है कि फोर्थ वर्टिकल पर आ रहा है या हॉरिजॉन्टल पर आ रहा है। तो ये हमारा किस पे दिख रहा है? हमें वर्टिकल ना, तो अब हम क्या कर देंगे, हम बोल देंगे कि ये हो जाएगा हमारा आर वाला। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इसे हम यहाँ नेक्स्ट पे चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ द फॉलोइंग द एल्कीन दैट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज। तो स्ट्रक्चर बनानी है जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाए। एक क्वेश्चन में सॉल्व कराती हूँ, उसके बाद तुम लोग करना। ठीक है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आंसर जरूर पूछ लेना ताकि मैं वहां आपको रिप्लाई कर पाऊँ। पहला देखो, 2 मिथाइल 2 पेंटीन, 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 ही बने। और ये सेकंड नंबर पर हमारा है पेंटीन, और इसी से यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, 1 2 3 4 5। उसके बाद वो सेकंड नंबर पर ही हमसे कह रहा है यहाँ है मिथाइल ग्रुप। और नेक्स्ट पर आ जाओ, सेकंड वाला 3 मिथाइल 2 पेंटीन, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 में जो क्या कह रहा है, 2 पेंटीन है, ये बना दिया जी लो। और थर्ड नंबर पर है हमारा मिथाइल ग्रुप। ठीक है, थर्ड वाला बना ले, 4 मिथाइल 1 पेंटीन, वही अपने 5 कार्बन, और पेंटीन इस बार है 1, और 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पर है हमारा CH3 ग्रुप। फोर्थ वाले पर आ जाओ, 3 मिथाइल 1 पेंटीन, 1 2 3 4 5। और ये आ गया हमारा 1 पेंटीन, लेकिन इस बार मिथाइल ग्रुप है हमारा यहाँ। ठीक है, अब हमें इसमें ढूंढना है कि इनमें से कौन हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इस टाइप के देखो, जब भी बनाओ ना स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करना बताती हूँ तुमको। देखो कैसे बनाओगे। ये जो चेन है ना, जो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन है, इसको इस तरीके से बनाना कि डबल बॉन्ड लेना या बीच में, और इस तरीके से बनाना फिर इनका अरेंजमेंट। ठीक है, तो 2 पेंटीन का मतलब इधर एक कार्बन था CH3, और इधर था एक H। ठीक है, ये हमारा आ गया 1 और 2, और सेकंड नंबर पर ही मिथाइल बोला है, तो यहाँ भी एक हमारा क्या है, CH3। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ, 1 2 3 और 4 और 5 आगे जाना है, तो वो हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा CH3 CH2, और ये आ गया हमारा यहाँ पर H। इस तरीके का कुछ हमारा ग्रुप है। ठीक है, 4 और ये 5। अब यहाँ पर वो हमसे कह रहा है कि क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए उसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करनी चाहिए, और ज्योमेट्रिकल के लिए हमने पढ़ा है कि अगर दो ग्रुप हमारे एक से हो गए, तो वो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वैसे ही शो नहीं करेगा। तो ये तो हमारा उसमें भी गया। सिमिलरली अब दूसरे वाले को ऐसे ही बना के देखना। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बना दोगे। ये दो कार्बन आपने पकड़े, बस इधर उधर उठा के कर दो, एक आ गया CH3, एक आ गया H। यहाँ आ गया आपका CH3, और यहाँ आ गया आपका CH3 CH2। तो यस, ये तो हमारा शो कर रहा है भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, CH3 CH3 ऑपोजिट साइड पहुंच गया, ट्रांस हो गया। ऐसे यहाँ पर अब नेक्स्ट में आप बना के देखोगे तो आपको आंसर्स पता चलते जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू। अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि जो रेसिमिक मिक्सचर होते हैं वो होता क्या है। हमने बात की थी कि एक जो होता है वो डेक्स्ट्रो घूमता है, एक जो होता है वो लीवो घूमता है। ठीक है, यही रोटेशन पड़ी थी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कुछ अगर दोनों तरफ घूम रहे हो, डेक्स्ट्रो भी घूम रहे हैं, आधे लीवो भी घूम रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं या तो DL से, या जिसको हम बोलते हैं प्लस माइनस, और वो मिक्सचर हमारे कहे जाते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो ये जो D और L थे वो हमारे क्या थे, ऑप्टिकल आइसोमर्स थे ना।
तो जब ये दोनों टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको मिल जाएंगे, डी वाले भी एल वाले भी, तो आपका रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी डेफिनेशन पूछ लेता है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखे रहने के बाद खुद से ही खुद की रोटेशन को दोनों में कन्वर्ट कर लेते हैं, आधे डेक्स्ट्रो आधे लीवो हो जाते हैं। इस टाइप के प्रोसेस को हम ऑटो रेसिमाइजेशन कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन लास्ट ईयर में मांगा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल? स्ट्रक्चर बनाओगे, चारों देखना बॉन्ड किसके अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, कायरल नहीं आ रहे हैं, सिमिलर है तो कायरल नहीं है, कायरल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मे नॉट एग्जिस्ट एट एनेंटियोमर्स? बना के तो देखो, मिरर इमेज बना के देखो, इनमें से कौन सा एनेंटियोमर्स नहीं आएगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड शो विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म? तो लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर अभी जो हम लोगों ने ये बात करी थी ना, यही वाला स्ट्रक्चर है इसका, OH H, ये आ गया आपका CH3, ये आ गया आपका COH। तो इससे आप बना के अब इजीली देख लोगे कि इनमें से कौन सी आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आपको डबल बॉन्ड चाहिए, टॉटोमेरिज्म के लिए आपको डबल बॉन्ड O ग्रुप चाहिए ताकि वो कार्बन आपका चेंज कर सके, है ना, ये पढ़ा था हम लोग ने कीटो और इनॉल वाला, तो वो भी नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म मुझे बताना है इनमें से कौन सा शो करेगा, अगर आप देखूं तुम लोगों का नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट अकायरल? इसमें तो गलती होनी नहीं चाहिए, अकायरल के लिए बस आपको बाइसेक्ट करके देखना है, जो इक्वल इक्वल मिल जाएंगे, दोनों सेम मिल गए तो अकायरल, और सेम नहीं मिले तो कायरल। ठीक है, नेक्स्ट है द सेपरेटिंग ऑफ D and L enantiomers from a racemic mixture is called? तो जहां पर आपके डी और एन को एल को आपका सेपरेट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं बनाए, ये लास्ट ईयर में आए हैं और आपके जी में आए हैं, तो प्रिपेयर करके चलने हैं। ठीक है, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ तक हम लोग डन कर चुके हैं। नेक्स्ट में हम लोग कंफर्मेशनल की स्टडी करेंगे, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, स्पीड तेज या कम लग रही है, आप मुझे मेंशन कर सकते हो। प्लस लाइक और सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, वो तो आप भूल ही रहे हो करना। ठीक है, वो जरूर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।